अच्छा, अगर कोई इंसान अपनी जेब से ना 500 रुपए का एक कड़क नोट निकाले और उसे बहुत ध्यान से देखे, तो मतलब असल में वो है क्या? हम्म अगर लिटरली देखें तो कागज का एक छोटा सा टुकड़ा है। हाँ, एकदम कागज का टुकड़ा। हम्म मतलब उस कागज की अपने खुद की कोई खास कीमत तो है नहीं। हम्म कोई उसे खा नहीं सकता, उससे घर नहीं बना सकता। बिल्कुल। लेकिन फिर भी पूरी की पूरी दुनिया, बड़े बड़े देश और अर्थव्यवस्थाएं इसी एक कागज के टुकड़े पर टिकी हुई हैं। मतलब ये सब ना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल है। एक इल्यूजन है जिसे हम भरोसा कहते हैं। एकदम सही कहा आपने। और मतलब जब तक ये भरोसा कायम रहता है ना, तब तक अर्थव्यवस्था का पहिया बिना किसी आवाज के एकदम स्मूथली घूमता रहता है। राइट। लेकिन जिस दिन इस सिस्टम के पीछे की मशीनरी थोड़ी भी कमजोर पड़ने लगती है, तब हमें समझ में आता है कि ये कागज का टुकड़ा असल में एक बहुत ही जटिल और गहरे नेटवर्क का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। और इसी गहरे नेटवर्क को, इसी मशीनरी को डिकोड करना आज की इस विस्तृत चर्चा का हमारा मिशन है। तो आज का विषय है भारत का बैंकिंग सिस्टम। बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, और हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना, उसके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैसे के लेन देन का ये पूरा ढांचा आखिर काम कैसे करता है। हम जानेंगे कि कैसे भारत का बैंकिंग सिस्टम सिर्फ चंद वीआईपी लोगों के एक एलीट क्लब से निकलकर गांव के एक आम इंसान की चौखट तक पहुंचा। ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि कोई भी बैंकिंग सिस्टम रातों रात खड़ा नहीं होता। ये जरूरतों, संकटों और कई ऐतिहासिक फैसलों की नींव पर बनता है। तो चलिए इस सिस्टम की जड़ों तक चलते हैं। अब किसी भी बड़े ढांचे को समझने के लिए उसके केंद्र, मतलब उसके बॉस को समझना सबसे जरूरी है। राइट, सेंट्रल अथॉरिटी। हाँ, और भारत के मामले में ये बॉस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी अपना आरबीआई, जिसे अक्सर बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये ना कुछ कुछ एक सख्त लेकिन सबकी परवाह करने वाले स्कूल प्रिंसिपल जैसा है। लेकिन सबसे पहला सवाल यही जाता है कि आखिर इस प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई कैसे? तो इसकी कहानी ना आजादी से काफी पहले शुरू होती है, 1926 में। उस समय भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी और पहले विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया की इकॉनमी डगमगाई हुई थी। ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आ रहा था। बिल्कुल। तो अंग्रेजों को भारत जैसे एक विशाल उपनिवेश के आर्थिक हालात को संभालने के लिए ना एक केंद्रीय संस्था की सख्त जरूरत महसूस हुई। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हिल्टन यंग कमीशन ने एक सेंट्रल बैंक बनाने की सिफारिश की थी। अच्छा, हिल्टन यंग कमीशन। हाँ, फिर उसके बाद 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ और आखिरकार 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में आरबीआई ने अपना काम करना शुरू किया। वेट, कैलकाटा, ये थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि आज तो मतलब देश का हर इंसान आरबीआई का नाम सुनते ही सीधा मुंबई के बारे में सोचता है। हाँ, शुरुआत कलकत्ता से ही हुई थी, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद ही 1937 में इसका हेडक्वार्टर्स स्थायी रूप से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। और इसके जो पहले गवर्नर बने थे वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। अरे वाह! लेकिन यहाँ ना एक बात सोचने वाली है। 1935 में तो ये एक प्राइवेट शेयर होल्डिंग वाला बैंक था ना, मतलब कुछ अमीर शेयरधारकों का इस पे कब्जा था। फिर आजादी के बाद इसे सरकार ने अपने हाथों में क्यों ले लिया? तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ था। जब देश आजाद हुआ तो एक नई और स्वतंत्र सरकार को अपनी इकानमी पर, मतलब अपने पैसे की दिशा पर पूरा कंट्रोल चाहिए था। लॉजिकल है। हाँ, अगर देश का सेंट्रल बैंक ही प्राइवेट हाथों में रहता तो नीतियां मुनाफे के हिसाब से बनती ना, देश के विकास के हिसाब से थोड़ी बनती। इसलिए 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, मतलब नेशनलाइजेशन कर दिया गया। ओहो, 1949 में? राइट। सरकार ने इसका पूरा मालिकाना हक अपने हाथों में ले लिया और इसी दौर में सर सीडी देशमुख इसके पहले भारतीय गवर्नर बने। और अगर आज की बात करें तो इस अहम पद की जिम्मेदारी श्री संजय मल्होत्रा संभाल रहे हैं। चलिए इस बात की थोड़ी और परतें खोलते हैं। मुझे ना आरबीआई के लोगों ने हमेशा बहुत सोचने पर मजबूर किया है। मतलब उस मोहर में एक बाघ है, टाइगर, और पीछे एक ताड़ का पेड़ है, पाम ट्री। एक बड़ी आर्थिक संस्था के लोगों में आखिर इन दोनों का क्या कनेक्शन हो सकता है? ये कॉम्बिनेशन कुछ अजीब नहीं लगता? ये सवाल बहुत लाजमी है और इसका जवाब इतिहास में छिपा है। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो निशान इस्तेमाल होता था ना, उसमें शेर यानी लायन और ताड़ का पेड़ होता था। ताड़ का पेड़ स्थिरता और विकास का प्रतीक माना जाता है। अच्छा।
लेकिन जब आरबीआई का लोगो डिजाइन हो रहा था तो ये तय किया गया कि इसमें भारत की अपनी कुछ पहचान होनी चाहिए। इसलिए शेर को हटाकर बंगाल टाइगर को जगह दी गई, जो पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय पहचान को दर्शाता है। उफ, क्या बात है। हाँ, ये लोगो यही संदेश देता है कि आरबीआई भारत की आर्थिक शक्ति और स्थिरता का रक्षक है। और इसके अलावा आरबीआई का एक और बहुत बड़ा काम है, देश की मॉनेटरी अथॉरिटी होना। मॉनेटरी अथॉरिटी, इसे अगर आसान भाषा में समझना हो तो क्या ये महंगाई को कंट्रोल करने वाले रिमोट कंट्रोल की तरह है? एकदम सटीक उपमा है ये। आरबीआई ये तय करता है कि बाजार में कितना पैसा घूमना चाहिए। इसके लिए वो कई टूल्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें सबसे अहम है रेपो रेट। राइट, रेपो रेट, वो हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं। हाँ, रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई देश के बाकी कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। और ये महंगाई को कैसे प्रभावित करता है? मतलब बाजार पर इसका क्या असर होता है? तो मान लीजिए बाजार में महंगाई बहुत बढ़ रही है, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है और वे जमकर खरीदारी कर रहे हैं। डिमांड ज्यादा है। बिल्कुल, तो इसे रोकने के लिए आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। अब जब बैंकों को आरबीआई से ही महंगा कर्ज मिलेगा तो जाहिर है वे आम जनता को भी महंगा होम लोन या कार लोन देंगे। अरे हाँ, लोन महंगा होने से लोग कर्ज लेना कम कर देंगे, बाजार में खर्च कम होगा और धीरे धीरे महंगाई खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। ये अर्थशास्त्र का एक बहुत ही सुंदर कॉज एंड इफेक्ट है। क्या बात है। मतलब बाजार की नब्ज पूरी तरह से आरबीआई के हाथ में है। अब जब हम पैसों के बहाव और इकोनॉमी की बात कर ही रहे हैं ना, तो वापस उसी 500 के नोट और जेब में पड़े सिक्कों पर आते हैं। रिजर्व बैंक ये सारा पैसा छापता है, ये तो हम सब जानते हैं। नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी में इसकी प्रिंटिंग प्रेस है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हाँ, 1 रुपए वाला ट्विस्ट। बिल्कुल, 1 रुपए का नोट और देश के सभी सिक्के आरबीआई नहीं छापता। उन्हें बिल्कुल अलग क्यों रखा गया है? ये ना एक बहुत ही ऐतिहासिक और कानूनी बारीकी है जिसे समझना जरूरी है। 1 रुपए का नोट और देश के सभी सिक्के भारत सरकार का वित्त मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करता है, आरबीआई नहीं। राइट। अगर कोई 1 रुपए का नोट ध्यान से देखे ना, तो उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के नहीं बल्कि भारत सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। ऐसा क्यों? मतलब नोट तो आखिर नोट है ना। तो यहाँ 2 बहुत भारी लेकिन मजेदार कॉन्सेप्ट्स आते हैं, फिएट मनी और प्रॉमिसरी नोट। अच्छा, फिएट मनी मतलब क्या? फिएट का मतलब होता है सरकार का आदेश। 1 रुपए का नोट और सिक्के फिएट मनी का सबसे बेसिक रूप है। ये पैसा इसलिए पैसा है क्योंकि सरकार ने ऐसा आदेश दिया है कि इसकी ये वैल्यू है। मतलब वो खुद सरकार की गारंटी? बिल्कुल। दूसरी तरफ 10, 100 या 500 के नोट जो आरबीआई छापता है ना, वो प्रॉमिसरी नोट होते हैं। उन पर लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। अरे हाँ, वो प्रॉमिस लिखा होता है। राइट। ये आरबीआई की तरफ से गारंटी है कि अगर कोई इस कागज को वापस लाएगा तो उसे इतनी ही वैल्यू का सोना या विदेशी मुद्रा या कोई और संपत्ति बैकअप में मिलेगी। चूंकि 1 रुपए का नोट बेस है, वो खुद सरकार की गारंटी है, इसलिए उस पर कोई वचन नहीं लिखा होता। ये तो लिटरली दिमाग के तार खोलने वाली बात है। और सिक्कों के बारे में एक और गजब का रहस्य है। क्या ये सच है कि एक छोटे से सिक्के के नीचे बना एक नन्हा सा निशान ये बता सकता है कि वो पैदा कहाँ हुआ था? 100% सच है। भारत में सिक्के ढालने का काम, जिसे हम टकसाल या मिंटिंग कहते हैं, 4 जगहों पर होता है, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा में। अच्छा। और हर सिक्के पर छपे हुए साल के ठीक नीचे एक छोटा सा सीक्रेट कोड होता है। अगर सिक्के पर डायमंड का निशान है तो इसका मतलब वो मुंबई में बना है। अगर स्टार है तो वो हैदराबाद की टकसाल से निकला है, और अगर कोई भी निशान नहीं है तो समझ लीजिए कि वो कलकत्ता में बना है। ये तो एक ऐसी जानकारी है जो कोई भी इंसान आज रात डिनर टेबल पर शेयर करके लोगों को हैरान कर सकता है। अच्छा, इन नोटों की क्वालिटी को लेकर भी एक बहुत सख्त पॉलिसी है ना, क्लीन नोट पॉलिसी। हाँ बिल्कुल, 1999 में से लागू किया गया था, जहां बैंकों को निर्देश है कि वे ग्राहकों को फटे पुराने या गंदे नोट नहीं देंगे। लेकिन इतना जोर क्यों? अगर नोट थोड़ा मैला भी है तो उसकी वैल्यू तो उतनी रहती है ना। या फिर से वही बात आती है जिससे हमने शुरुआत की थी, भरोसा। किसी भी अर्थव्यवस्था में पैसा सिर्फ कागज नहीं है, वो इकोनॉमी पर जनता का विश्वास है। राइट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत ये पॉलिसी इसलिए लाई गई क्योंकि अगर बाजार में
फटे, टेप लगे हुए या बहुत गंदे नोट घूमते रहेंगे तो आम लेन देन में रुकावट आएगी। लोग लेने से मना कर देंगे। बिल्कुल, लोग एक दूसरे से नोट लेने में कतराएंगे। ये झिझक इकोनॉमी की रफ्तार को धीमा करती है। मनी सप्लाई और फिजिकल करेंसी की क्वालिटी बनाए रखना किसी भी सिस्टम की स्थिरता के लिए सबसे अहम है। तो ये बात साफ है कि आरबीआई वो संस्था है जो इस भरोसे के कागज को छापती है और उसे मजबूत रखती है। लेकिन रिजर्व बैंक आम लोगों से तो सीधे नहीं जुड़ता। नहीं, सीधे नहीं। कोई आम इंसान जाकर आरबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता। इस पैसे को बाजार में घुमाने के लिए, लोगों की बचत को महफूज रखने के लिए एक सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम है हमारे कमर्शियल बैंक्स। एकदम सही। और जब हम इनके इतिहास को देखते हैं तो लगता है कि शुरुआती दौर में बैंक सिर्फ रईसों का एक प्राइवेट क्लब हुआ करते थे। ये बिल्कुल सच है। भारत में बैंकिंग की शुरुआत सिर्फ कुछ खास और अमीर वर्गों तक ही सीमित थी। इसे हम क्लासी बैंकिंग कह सकते हैं। 1770 में कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला। उसके कई दशकों बाद 1865 में इलाहाबाद बैंक आया, जो पहला ऐसा बैंक था जिसका मालिकाना हक भारतीयों के पास था। लेकिन ये सब आम जनता से बहुत दूर थे। और फिर एंट्री होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की। लेकिन ये भी रातों रात नहीं बना था। इसके पीछे भी कई बैंकों को जोड़ने की कहानी है। हाँ, ब्रिटिश काल में 3 बड़े प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। अच्छा, इन तीनों को मर्ज किया गया था। हाँ, अंग्रेजों को अपने विशाल व्यापार को संभालने के लिए एक बड़ी वित्तीय ताकत की जरूरत थी। इसलिए 1921 में इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर आज़ादी के बाद एक बड़े देशव्यापी बैंक की ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए 1955 में इसी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। लेकिन सिर्फ एसबीआई के बन जाने से देश की ज़रूरतें पूरी नहीं हुई। असली क्रांति और शायद सबसे बड़ा विवादित कदम तो 1969 में उठाया गया था, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रातों रात 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। हाँ, वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था। और फिर 1980 में 6 और बैंकों के साथ ऐसा ही किया गया। यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूँगा। अक्सर कहा जाता है कि जब सरकार किसी प्राइवेट बिजनेस को टेक ओवर करती है तो वहाँ बाबू कल्चर, लाल फीताशाही आ जाती है। तो इतने सारे बैंकों पर सरकारी कब्जा करने की क्या जरूरत थी? यह आलोचना अपनी जगह सही है कि सरकारी कब्जे से कुछ कमियां आती हैं, लेकिन हमें उस समय के हालात समझने होंगे। 1969 से पहले ये प्राइवेट बैंक्स सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थे और इनका पैसा सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा था। अच्छा, मतलब आम आदमी तक पहुंच ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी बड़े बिजनेस टाइकून को एक और फैक्ट्री लगानी होती तो उसे तुरंत लोन मिल जाता था। लेकिन अगर गांव के किसी किसान को अपनी फसल के लिए एक ट्रैक्टर खरीदना हो तो बैंक उसे दरवाजे से ही लौटा देते थे। अरे बाप रे! कृषि और छोटे उद्योगों को पैसा मिल ही नहीं रहा था। सरकार के इस झटके वाले फैसले का एक ही मकसद था, क्लास बैंकिंग को तोड़कर मास बैंकिंग लाना, ये सुनिश्चित करना कि देश की जमा पूंजी का इस्तेमाल सिर्फ चंद अमीर लोगों के लिए ना हो। ये तर्क वाकई मजबूत है। मतलब ये कड़वी लेकिन जरूरी दवा थी। बिल्कुल। और बाद में जब सिस्टम थोड़ा परिपक्व हो गया तो 1998 में नरसिम्हम कमेटी ने सिफारिश की कि अब हमें इन बैंकों का विलय करके, मतलब कंसोलिडेशन करके, इन्हें ग्लोबल साइज्ड बैंक्स बनाना चाहिए ताकि ये दुनिया भर में मुकाबला कर सकें। अब बैंकों के काम करने के तरीके पर आते हैं। यहाँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सच में दिमाग घुमा देता है। बताइए। आम धारणा यह है कि हम जो पैसा बैंक में जमा करते हैं वो बैंक की संपत्ति है। आखिर उनके पास इतना कैश आ रहा है? और यहीं सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। बैंक की अकाउंटिंग की दुनिया बिल्कुल उल्टी चलती है। उल्टी कैसे? में डिपॉजिट करता है ना, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट में हो या फिक्स्ड डिपॉजिट में, तो बैंक के नजरिए से वो पैसा एक लायबिलिटी यानी एक बोझ या देनदारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पैसा बैंक का नहीं है। बैंक को हर हाल में वो पैसा ग्राहक को ब्याज के साथ वापस लौटाना है। ओह, तो बैंक की असल संपत्ति या एसेट क्या है और वो कमाई कैसे करता है? बैंक की असली संपत्ति वो लोन है जो वो आम जनता या कंपनियों को देता है। डिपॉजिटर से लिया हुआ पैसा ही वो लोन के रूप में आगे देता है। मतलब हमारे ही पैसे से वो लोन दे रहे हैं? एकदम सही। बैंक डिपॉजिट पर कम ब्याज देता है, जैसे मान लीजिए 4%, और लोन पर ज्यादा ब्याज वसूलता है, जैसे 9%। इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना,
वो ही बैंक की असली कमाई है। ये तो पूरा नजरिया है बदल गया। मतलब मेरी जमा पूंजी उनके लिए एक जिम्मेदारी है। अच्छा, जिम्मेदारी की बात आई है तो लॉकर का नियम भी साफ कर लेते हैं। लोग बैंक के लॉकर्स में अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई सोना रखते हैं। अगर उस स्ट्रांग रूम में चोरी हो जाए या आग लग जाए तो क्या बैंक ये कहकर पल्ला झाड़ सकता है कि सामान आपका था? हमारी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक अपने लॉकर्स की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अगर बैंक की लापरवाही से लॉकर से चोरी होती है तो बैंक को ग्राहक को एक तय सीमा तक मुआवजा देना ही पड़ता है। वे अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ये सुनकर यकीनन चैन की नींद आएगी। लेकिन आजकल शहरों में एक और ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हर गली नुक्कड़ पर मुथूट फाइनेंस या बजाज फाइनेंस जैसे बड़े बड़े बोर्ड दिखते हैं। क्या ये भी बैंकों की गिनती में आते हैं? नहीं, इन्हें बैंक नहीं कहा जाता। इन्हें एनबीएफसीज कहते हैं, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। ये कर्ज देने का काम तो करते हैं, लेकिन इनके पास फुल फ्लेज्ड बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता। तो बैंकों और इन एनबीएफसीज के बीच असली फर्क क्या है? अगर किसी को कार खरीदनी है तो वो बैंक के बजाय इनके पास क्यों जाएगा? इस फर्क को समझने के लिए कुछ तकनीकी चीजों को देखते हैं। बैंकों को रिजर्व बैंक के कुछ बहुत ही कड़े नियमों का पालन करना होता है, जैसे सीआरआर और एसएलआर। ये सीआरआर और एसएलआर क्या होते हैं? आसान शब्दों में कहें तो ये एक इमरजेंसी कैश रिजर्व है। बैंक अपने पास आए पूरे डिपॉजिट को लोन में नहीं बांट सकते। उन्हें कुछ हिस्सा कैश के रूप में, जो सीआरआर है, और कुछ सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स के रूप में, जो एसएलआर है, अपने पास ब्लॉक करके रखना पड़ता है। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए। हाँ, ताकि अगर अचानक बहुत सारे ग्राहक अपना पैसा वापस मांगने आ जाए तो बैंक दिवालिया ना हो। लेकिन एनबीएफसीज पर ये नियम इतने सख्त नहीं होते। तो इसका मतलब एनबीएफसी ज्यादा आजादी से पैसा बांट सकते हैं? बिल्कुल, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, उनकी रफ्तार। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक डिलीवरी बॉय को अपनी नौकरी के लिए आज ही एक बाइक खरीदनी है। अगर वो पारंपरिक बैंक जाएगा तो उसे हफ्तों इंतजार करना पड़ सकता है, ढेरों कागजात देने होंगे। लेकिन एक एनबीएफसी उसे कुछ ही घंटों में या शायद मिनटों में लोन दे देगा। लेकिन इस रफ्तार की एक कीमत होती है। ब्याज दर ज्यादा होता होगा? एकदम सही। इनका इंटरेस्ट रेट बैंकों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। मतलब ये रिस्क ज्यादा लेते हैं तो मुनाफा भी ज्यादा कमाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपना पैसा निवेश करना चाहता है, उसके लिए क्या एनबीएफसीज में पैसा रखना सुरक्षित है? यहीं पर आम जनता को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। एनबीएफसीज डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते। मतलब वो सेविंग्स या करंट अकाउंट नहीं खोल सकते जहां से आप कभी भी आजादी से पैसा निकाल सकें। ओके। वो चेकबुक जारी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा खतरा, जो पैसा हम आम बैंकों में जमा करते हैं ना, उस पर डीआईसीजी का बीमा होता है। डीआईसीजी यानी अगर कल को बैंक डूब भी जाए तो मेरा एक लिमिट तक का पैसा सुरक्षित है, जिसके तहत यूपीआई और एनईएफटी आते हैं। एनबीएफसीज इस नेटवर्क का सीधा हिस्सा नहीं बन सकते। साफ शब्दों में कहें तो तुरंत लोन चाहिए तो एनबीएफसीज बेहतरीन है, लेकिन अपना पैसा जमा करने के लिए बैंक ही सबसे सुरक्षित हैं। बिल्कुल। चलिए, ये तो हो गई शहरों की बात। लेकिन भारत की असली आत्मा तो गांव में बसती है। आखिर ये बैंकिंग सिस्टम गांवों तक कैसे पहुंचा? इसके लिए भारत में एक बहुत ही खास तरह का ढांचा तैयार किया गया, जिसे रीजनल रूरल बैंक्स या आरआरबीज कहा जाता है। देश का पहला आरआरबी, प्रथमा ग्रामीण बैंक, 2 अक्टूबर 1975 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खोला गया था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन चुनना ही अपने आप में ये संदेश देता है कि इसका मकसद ग्रामीण भारत को साहूकारों के चंगुल से आजाद करना था। बिल्कुल। अब यहाँ एक और दिलचस्प प्रशासनिक ढांचा काम करता है। इन ग्रामीण बैंकों को रेगुलेट तो आरबीआई ही करता है, लेकिन इनका सीधा सुपरविजन नाबार्ड के हाथों में होता है। नाबार्ड का नाम बहुत सुना है, जो 1982 में बी शिवरमण कमेटी के सिफारिश पर बना था। तो क्या गांव का कोई किसान सीधे नाबार्ड में जाके लोन मांग सकता है? नहीं, नाबार्ड किसी भी इंसान को सीधे लोन नहीं देता। इसे आप एक होलसेलर मान सकते हैं। अच्छा। ये गांव के छोटे ग्रामीण बैंकों और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पैसा देता है, जिसे रीफाइनेंस कहते हैं, ताकि वो बैंक आगे किसानों को पैसा दे सकें।
और शायद ग्रामीण बैंकिंग की बात बिना माइक्रो फाइनेंस के अधूरी है। बिल्कुल अधूरी है। इसके जनक मोहम्मद यूनुस को तो कौन नहीं जानता, जिन्हें 2006 में इस क्रांतिकारी काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। भारत में भी 1974 में अहमदाबाद में सेवा बैंक के रूप में पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन खुला था। माइक्रो फाइनेंस ने तो सच में बैंकिंग की पूरी ग्रामर ही बदल कर रख दी। पारंपरिक बैंकिंग का उसूल क्या है? अगर आपको लोन चाहिए तो आपको कोई संपत्ति गिरवी रखनी होगी, यानी कोलैटरल। राइट। लेकिन जो इंसान बेहद गरीब है, उसके पास तो गिरवे रखने के लिए कुछ है ही नहीं। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। माइक्रो फाइनेंस का पूरा मॉडल ही इस बात पर टिका है कि बिना किसी गारंटी, बिना किसी कोलैटरल के लोन देना, ये पूरे सिस्टम को सिर के बल खड़ा कर देता है। एकदम। जहां हर बड़ा बैंक प्रॉपर्टी के कागज मांगता है, वहां ये संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ लोगों के भरोसे और उनकी नीयत पर पैसा दे रही हैं। ये भरोसा ही इनका कोलैटरल है। और इसका आर्थिक प्रभाव बहुत गहरा है। जब एक गरीब महिला को बिना कुछ गिरवी रखे अपनी सिलाई की दुकान शुरू करने के लिए पैसा मिल जाता है, तो वो सिर्फ अपना परिवार नहीं पालती, बल्कि पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंक देती है। बहुत सही बात है। इस समावेश को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने एक और बहुत कड़ा नियम बनाया है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी पीएसएल। यानी बैंकों को ये आजादी नहीं है कि वो अपना सारा पैसा सिर्फ बड़े कॉरपोरेट्स को दें। बिल्कुल नहीं। हर बैंक को मजबूरन अपनी कुल लेंडिंग यानी लोन का एक बड़ा हिस्सा, जैसे कमर्शियल बैंकों के लिए 40% और ग्रामीण बैंकों के लिए 75%, खेती और कमजोर वर्गों को ही देना पड़ता है। अरे वाह। वे इससे बच नहीं सकते। इसी छोटे कारोबार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी शुरू की गई, जो सिडबी द्वारा पूरी तरह से फंडेड है। मुद्रा योजना, जिसमें व्यवसाय की जरूरत के हिसाब से 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं: शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। शिशु में 50,000 तक और तरुण प्लस में 10 से 20 लाख तक। ये योजना तो छोटे व्यापारियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। सही कहा। तो अगर हम इस पूरे सफर को एक धागे में पिरोए। हाँ, अगर हम आज की इस चर्चा का निचोड़ निकालें तो हमने देखा कि 1770 के उस दौर से, जहां बैंक सिर्फ रईसों की जागीर हुआ करते थे, हमने अपना सफर शुरू किया। फिर 1935 में आरबीआई की एंट्री होती है। 1969 में कड़े फैसले लेकर बैंकों के दरवाजे आम इंसान के लिए खोले गए। और आज नाबार्ड, माइक्रो फाइनेंस और मुद्रा योजना जैसे शानदार सिस्टम्स के जरिए भारत ने एक बहुत मजबूत फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। इस पूरे सफर ने क्लास बैंकिंग को सच में मास बैंकिंग में बदल दिया है। जो पैसा कभी चंद तिजोरियों में बंद रहता था, आज वो देश की धमनियों में दौड़ रहा है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले ना, एक ऐसा विचार है जो मुझे हिट कर रहा है। अच्छा, क्या है वो? आज हमने बहुत सी भौतिक चीजों की बात की, ईंट और पत्थर की बैंक शाखाओं की बात की, सिक्कों के पीछे लगे डायमंड और स्टार मार्क को डिकोड किया। हाँ। लेकिन आज का भारत यूपीआई और डिजिटल करेंसी मतलब ई-रूपी की तरफ इतनी तेजी से भाग रहा है कि कैश का इस्तेमाल एकदम कम होता जा रहा है, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तब इन बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेसेस और ऐतिहासिक टकसालों का क्या होगा? क्या आने वाले समय में किसी भी बड़े बैंक का हेडक्वार्टर्स कोई गगनचुंबी इमारत ना होकर सिर्फ किसी सर्वर रूम में रखा एक क्लाउड सर्वर होगा? ये तकनीकी विकास का अगला चरण है। भौतिक संपत्तियों की जगह डिजिटल डेटा ले रहा है। बिल्कुल। और कौन जाने, जिस आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी की आज हमने इतनी गहराई से बात की, शायद आने वाले नए डिजिटल दौर में वो पॉलिसी बदलकर क्लीन कोड पॉलिसी बन जाए, जहां फटे हुए नोटों को नहीं, बल्कि करप्टेड डिजिटल टोकन्स और ग्लिच वाले कोड्स को सिस्टम से बाहर किया जाएगा। अर्थव्यवस्था का स्वरूप वाकई बदल रहा है। अब ये कागज के पन्नों से निकलकर डिजिटल लेजर में दर्ज हो रहा है। और इसी नए और थोड़े भविष्यवादी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। जब पैसे का कोई भौतिक रंग रूप ही नहीं बचेगा, तो ये पूरा सिस्टम आखिर कैसा दिखेगा, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तब तक के लिए अपने डिमांड डिपॉजिट्स को सुरक्षित रखिए और लायबिलिटी और एसेट के बीच के इस मजेदार खेल को एंजॉय करते रहिए।